हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम वही पिछले वीडियो वाला टॉपिक लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, जो कि हमारा रेडिएशन फिजिक्स का टॉपिक है। तो उसमें हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था? एक्साइटेशन पढ़ लिया था, आयनाइजेशन पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और प्रेमस्टेरलन एक्सरे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर दो, फटाफट से शेयर करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्या रहेगा हमारा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जिसका दूसरा नाम क्या है? आयनाइजेशन इन इनर शेल। क्या नाम है? आयनाइजेशन इन इनर शेल। क्यों है ऐसा नाम? और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? आयनाइजेशन और एक्साइटेशन जो भी थे उनके नाम क्या थे? आयनाइजेशन इन आउटर शेल, क्योंकि वो कहाँ हो रहे थे? आउटर शेल पर हो रहे थे। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहाँ से हो रहा है? इनर शेल से हो रहा है। तो नाम से कुछ आइडिया लगा, ये कहाँ होगा? इनर शेल पे होगा। और वो दोनों कहाँ हो रहे थे? आउटर शेल पे हो रहे थे। वो दोनों प्रोसेस कहाँ हो रही थी? टारगेट मटेरियल की आउटर शेल पर हो रही थी, और ये कहाँ हो रही है? इनर शेल पर हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस के दौरान कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का। इस पूरी प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का। ठीक है, अब ये दो लाइनें एकदम बेसिक सी लाइन्स है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ लेते हैं। एटम के न्यूक्लियस के पास स्थित कक्षा यानी कि शेल को के तथा न्यूक्लियस से दूर स्थित शेल्स को एल, एम, एन आदि से व्यक्त किया जाता है। क्या कह रहा है? ये जो एटम के न्यूक्लियस के सबसे पास है, जो सबसे नियर वाला जो शेल है, उसको हम किस नाम से बोलते हैं? के शेल के नाम से। और जो भी न्यूक्लियस से दूर है उन सबको हम क्या बोलते हैं? एल, एम, एन एक्सेट्रा नामों से व्यक्त किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है। सबने पढ़ा है ये चीज? ठीक है, डायग्राम से समझ लो। ये होती है के, ये होती है एल, ये होती है एम और ये होती है एन। सबको पता है ये चीज, के, एल, एम, एन। और ये भी सेंटर में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब फास्ट मूविंग इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? दोनों में भी पढ़ा था। कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है हमारे पास? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आता है। आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? जो जाके टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक करता है, क्या कहेंगे? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, याद रखना है। और वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? फास्ट मूविंग। कैसा होता है? फास्ट मूविंग। एटम की आंतरिक कक्षा, एटम बोले तो ये एटम है हमारा, इसकी आंतरिक कक्षा यानी कि इनर शेल। इनर शेल कौन सी है? अभी ऊपर पड़ी थी। कौन सी है इनर शेल? के शेल। और आउटर शेल्स कौन सी है? एल, एम और एन शेल्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जब फास्ट मूविंग इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एटम की इनर शेल यानी कि के शेल में स्थित इलेक्ट्रॉन, अब के शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, के शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मान लो ये के शेल का हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। के शेल में स्थित इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसे इतनी ऊर्जा दे देता है कि वह इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर एटम से बाहर निकल जाता है। वो की वो बात बोलिए जो हम आयोनाइजेशन में पढ़ रहे थे। बस आयोनाइजेशन में वो क्या कर रहा था? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कर रहा था और उसे अपनी एनर्जी दे रहा था। इसमें क्या है? डायग्राम से बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। ठीक है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ स्ट्राइक कर रहा है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन पे। ये एक इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है हमारा। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया कहाँ पे? कौन से इलेक्ट्रॉन पे गया? के शेल के इलेक्ट्रॉन पे जाके क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा और उसे अपनी इतनी एनर्जी दे देगा जिससे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, कौन सा? के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? इस शेल से बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। वही बोल रहा है, वापस से पढ़ लेती हूँ मैं। जब फास्ट मूविंग इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एटम की इनर शेल के शेल में स्थित इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इससे ये टकराया, ठीक है, और उसे अपनी ऊर्जा दे देता है जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर एटम से बाहर निकल जाता है। एटम से क्या हो गया? ये बाहर निकल गया। साथ ही इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन भी एटम से बाहर निकल जाता है। जब ये अपनी इसकी एनर्जी सारी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो ये यहाँ रह के क्या करेगा? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया ये भी क्या हो गया? बाहर निकल गया।
ठीक है, ये भी बाहर निकल गया, जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया। ठीक है, के शेल के इलेक्ट्रॉन के एटम से बाहर निकलने से के शेल में वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है। इस लाइन से क्या मतलब है, जब इस के शेल का इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल जाएगा तो के शेल में क्या हो जाएगी, वैकेंसी उत्पन्न हो जाएगी। वैकेंसी मतलब खाली जगह। ठीक है, सिर्फ के शेल के डायग्राम से समझे अगर अपन, जैसे कि है ये सिर्फ के शेल। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ एक, जैसे कि सपोज कर लो यहाँ इलेक्ट्रॉन था, अब ये निकल गया इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो के शेल में क्या हो गई, वैकेंसी बन गई। क्या बन गई, वैकेंसी, खाली जगह। क्या बनी यहाँ पर, वैकेंसी। ठीक है, क्या बन गई, वैकेंसी। अब आगे पढ़ते हैं कि एटम की के शेल में उत्पन्न वैकेंसी को भरने के लिए, अब क्या कह रहा है, के शेल में क्या हो गई, वैकेंसी उत्पन्न हो गई, क्योंकि के शेल का भी जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया तो वहां क्या हो गई, वैकेंसी हो गई। अब खाली तो कुछ रहेगा नहीं, अगर वो खाली रहेगा तो वो स्टेबल कैसे रहेगा। ठीक है, तो वैकेंसी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को तो वहां पे आना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, एटम में की के शेल में उत्पन्न वैकेंसी को भरने के लिए, यानी कि के शेल की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए आउटर शेल कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब के का तो निकल गया बाहर, अब पीछे कौन से शेल बचे, एल बचा, एम बचा, एन बचा, तो इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। आउटर शेल यानी कि एल, एम और एन के इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप करते हैं। जैसे कि एल, के बाहर कौन सी शेल है, एल शेल है, एम शेल है, तो उनका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, के में जंप करेगा। ठीक है, तथा के व एल शेल के बीच बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होने के कारण एल शेल के इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को त्याग कर के शेल की वैकेंसी को पूरा करते हैं। तो अब जंप कौन करेगा, एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप करेगा। क्यों करेगा जंप, क्योंकि उसमें वैकेंसी क्रिएट हो गई है, उसको फुलफिल करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन के में जंप करेगा। अब एल का क्यों करेगा, क्योंकि के और एल के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है, उस वजह से, किसका डिफरेंस है, बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है होने के कारण एल शेल क्या करेगा, एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को त्यागेगा, ऊर्जा को त्यागेगा और किस में जंप कर जाएगा, के शेल के इलेक्ट्रॉन में जंप करेगा। ठीक है, के शेल में जंप करेगा वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एल शेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा त्यागी हुई यह ऊर्जा, अब एल शेल क्या कर रहा है, अपनी ऊर्जा को त्याग रहा है, जब भी तो वो के में जंप कर रहा है, तो जैसे ही वो अपनी ऊर्जा को त्यागेगा तो वो जो ऊर्जा उसने त्यागी है वो किस रूप में वापस निकलेगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में। किस में निकलेगी, एल शेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा त्यागी हुई यह ऊर्जा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में निकलती है। जैसे वापस से डायग्राम से समझ लो तुम, ठीक है, एक रफली डायग्राम बनाया है मैंने। जैसे कि ये के है, ये एल है, ये के, ये एल, ये एम और ये एन। ठीक है, अब क्या क्या कह रहे हैं अपन कि ये एल वाला जो है ये किस में जाएगा, अपनी के की वैकेंसी को पूरा करने के लिए इसमें जंप करेगा। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, बाइंडिंग एनर्जी का। जो, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किस रूप में निकलेगी, ये अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में। तो ये जो डिफरेंस था इसने इसकी वैकेंसी को पूरा किया। क्यों पूरा किया, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस था, तो वो किस रूप में निकली, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में। तो यहाँ से क्या निकलती है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, यदि के शेल में उत्पन्न वैकेंसी को, अब दो बातें बोली है, अगर के शेल की वैकेंसी को पूरा करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के ए, ऐसे लिखा है के और ए, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, के ए से प्रदर्शित करते हैं। और अगर एम शेल से आ रहा है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के बी से। याद रखना है, अगर एल से आ रहा है, एल से आएगा तो के ए, अगर एम से आएगा तो के बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, के ए की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी के बी से अधिक और महत्वपूर्ण होती है। पर जो एल शेल से जो आ रहा है, मतलब कि के ए हमारा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकल रही है वो कैसी होगी, अधिक होगी, यानी कि के बी से ज्यादा होगी और कैसी होगी, इंपॉर्टेंट भी होगी। ठीक है, आगे चले। अब क्या कह रहा है ये आगे, कॉमन सी बात बोली अब आगे इसमें, जो बेसिक है इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का, वो बातें बताइए। क्या कि यदि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, कौन से इलेक्ट्रॉन की, ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी
के शेल में स्थित इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी। कौन से इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से? ये के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी बाइंडिंग एनर्जी से अगर कम होगी तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का निर्माण नहीं होगा। दिखती सी बात है, कॉमन वे में समझते हैं कि अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो इस इलेक्ट्रॉन से की बाइंडिंग एनर्जी से अगर कम होगी, ठीक है, कम होगी तो वो इस इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल ही नहीं पाएगा ना। अगर इसकी एनर्जी कम है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकालेगा? जैसे बाहर से कोई बंदा लड़ने आ रहा है, उसमें पावर ही नहीं है, तो वो उससे कैसे लड़ेगा? सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्योंकि इससे टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, ये इससे टकराएगा तो ये तो बाहर ही नहीं निकलेगा। इसको बाहर निकालने के लिए इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ बोली है कि यदि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी से अगर कम होगी तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे नहीं निकलेगी। अगर कम है, ये बाहर ही नहीं निकलेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होगी? होगी ही नहीं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अतः इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा, मतलब अब क्या कह रहा है, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी वह न्यूनतम ऊर्जा, वो ऊर्जा जो के शेल में स्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो। कौन सी ऊर्जा जो के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है? इतनी तो है ही कि जो उसको के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, उस ऊर्जा को क्या नाम दिया है? उसे दहली ऊर्जा, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी भी बढ़ती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकल रही है ना, उसकी एनर्जी भी कैसी होगी? बढ़ती ही जाएगी। कैसी होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये इसका फाइनल डायग्राम है। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वापस से ये बाहर निकल रहा है, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और जो इसमें इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया, तो वो क्या हो जाएगा? स्कैटर इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है किसका? के का और एल शेल के बीच का जो मतलब एनर्जी डिफरेंस, बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस था, जिससे क्या हो रही है? हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस निकल रही है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि के, एल, एम इन सब में बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, ठीक है। एक वैल्यू आएगी कुछ, तो वो आप मेरे को बताएंगे सब जने, ठीक है। तो यहाँ हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पूरा होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेम-स्टेरलंग एक्सरे पढ़ेंगे, ओके। ब्रेम-स्टेरलंग एक्सरे, इसके 3 नाम होते हैं। एक तो ब्रेम-स्टेरलंग एक्सरे है ही, दूसरा कंटिन्यूअस एक्सरे, और तीसरा आयोनाइजेशन विद न्यूक्लियर फील्ड। हमने पिछले तीनों के भी आयोनाइजेशन से नाम से जाना है उनको। आयोनाइजेशन पहला था इन आउटर, दूसरे का नाम भी था आयोनाइजेशन का, एक्साइटेशन का आउटर शेल में हो रहा था, आयोनाइजेशन का भी आउटर में हो रहा था, कैरेक्टरिस्टिक का किस में हो रहा था? आयोनाइजेशन इनर शेल में। और इसका किसके साथ हो रहा है आयोनाइजेशन? न्यूक्लियर फील्ड के साथ, यानी कि हमारे न्यूक्लियस के उधर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसको ढंग से समझना, थोड़ी सा इसमें लैंग्वेज का है तो अच्छे से समझना। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, किसकी बात की है? वही हमारे फास्ट मूविंग इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की बात की है। टारगेट के एटम के न्यूक्लियस के, मतलब जो टारगेट का एटम है, या डायरेक्ट लिख देना एटम के न्यूक्लियस के पास से होकर गुजरता है, तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज व इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के कारण न्यूक्लियस तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य एक अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कमी आती है। इतनी सारी लाइनें मैंने पढ़ ली, अब मैं समझाती हूँ क्या है ये। क्या कह रहा है कि जो हमारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि डायग्राम से समझ लो, ये हमारा फास्ट मूविंग इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के पास से होकर गुजर रहा है। ये क्या है? न्यूक्लियस हमारा इसके पास से होकर गुजर रहा है, यानी कि इसके पास से होकर क्रॉस हो रहा है, गुजर रहा है। तो न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होता है? हमारे पास पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। तो क्या कह रहा है? तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होगा? ये जो हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स लगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अगर न्यूक्लियस, मतलब अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से होकर गुजर रहा है, तो उनके बीच में क्या लगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगा, जिससे क्या होगा? जो हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। टॉपिक फर्स्ट वाली लाइन क्लियर है? आगे चले।
इस काइनेटिक एनर्जी, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है KE, इस काइनेटिक एनर्जी में हुई कमी के परिणाम स्वरूप, अब क्या हो गया, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गई, कमी आ गई, तो कमी के परिणाम स्वरूप क्या होगा, यह एनर्जी एक्सरे फोटोन के रूप में निकलती है। यह एनर्जी किसके रूप में निकलती है, एक्सरे फोटोन के रूप में। किसके रूप में निकल रही है, एक्सरे फोटोन के रूप में। और इसी एनर्जी को हमने क्या कहा है, ब्रेम स्टेरलंग एक्सरे कहते हैं। इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, ब्रेम स्टेरलंग एक्सरे कहते हैं। किस एनर्जी को कहा है, इस जो काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आई ना, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में अब क्या आ गई, कमी आ गई। क्यों आई कमी, क्योंकि उनके बीच में क्या लगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा, यानी कि आकर्षण बल लगा। ठीक है, तो जिससे क्या निकला, एक्सरे फोटोन के रूप में निकली। वो एनर्जी किसके रूप में निकली, एक्सरे फोटोन के रूप में, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ब्रेम स्टेरलंग एक्सरे नाम दे दिया। सिंपल सॉर्टेड। आगे चले, अब क्या कह रहा है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास से होके गुजरता है, अभी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ये जितना पास से होके गुजरेगा तो उत्सर्जित एक्सरे फोटोन की एनर्जी भी उतनी अधिक होगी। अगर ये न्यूक्लियस है और ये हमारा इंसिडेंट फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है सॉरी, ये जितना पास से होके निकलेगा तो जो इससे एक्सरे फोटोन्स निकल रही है, यानी कि जो ब्रेम स्टेरलंग एक्सरेज निकल रही है, उनकी एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। वाइस वर्सा है, जितना दूर से निकलेगा तो एक्सरे फोटोन की एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी। यही लिखा है इन दोनों लाइन में, वापस पढ़ लेते हैं। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास से होके गुजरता है तो उत्सर्जित एक्सरे फोटोन की एनर्जी उतनी क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। और तथा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के दूर से गुजरता है तो उत्सर्जित एक्सरे फोटोन की एनर्जी उतनी क्या होती है, कम होती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर ये फोटोन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, अतः एक्सरे फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के मध्य कूलॉम फोर्स पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर कर रही है, ये जो फोटोन की, एक्सरे फोटोन की जो हमारी एनर्जी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन और जो हमारा न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में कूलॉम फोर्स जो है उस पे निर्भर करती है, या मतलब हम कह सकते हैं उस पे डिपेंड करती है। आगे थोड़ा सा और है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि इस क्रिया के दौरान निकलने वाली एक्सरेज कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। नाम में हमने क्या पढ़ा था, ब्रेम स्टेरलंग एक्सरे, और दूसरा नाम क्या था इसका, कंटिन्यूस एक्सरे। क्यों था, क्योंकि यही था इसका रीजन कि इस क्रिया के दौरान जो एक्सरेज निकलती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है, लगातार निकलती रहती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कितनी, इनकी ऊर्जा कितनी, अगर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उत्पन्न होने वाली एक्सरे एक बीम के रूप में निकलती है। तो इससे, इस इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा निकलेगी, यानी कि जो एनर्जी निकलेगी, वो क्या होगी, एक बीम के रूप में निकलेगी। ठीक है, और अगर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होने वाली एक्सरे, अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो उससे जो एक्सरेज निकलेगी वो कैसे निकलेगी, प्रत्येक दिशा में समान रूप से फैलती है। कैसी फैलती है, प्रत्येक दिशा में, हर दिशा में फैलेगी समान रूप से। और अगर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तो कैसे निकलेगी, एक बीम के रूप में निकलेगी। कैसे निकलेगी, बीम के रूप में। और अगर कम होगी तो किसमें, प्रत्येक दिशा में समान रूप से हो जाएगी, फैल जाएगी। और ये हमारा डायग्राम है, इसको ढंग से देख लेना, समझ लेना। डायग्राम बना के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आधे एग्जामिनर्स तो होते हैं जो पूरी चीज कोई नहीं पढ़ता है। अगर आप अपनी ऊपर की लाइंस अच्छी लिखते हो और डायग्राम अच्छा बनाते हो तो उसको समझ में आ जाता है कि आपको सब आता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पूरा कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक को मतलब आपको अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो को बिल्कुल लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें। थैंक यू।